हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस का 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से हम आपको 13 वीडियो में हम आपको 30 क्वेश्चन बता चुके हैं। तो आप लोगों का आज का 14वां वीडियो है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हो तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग जाके देख सकते हो। अगर हम बात करें यूपी जीके कहाँ से पढ़ें, तो हम बता दें यूपी जीके की आपका टेंशन ख़त्म कर दिए हैं। हम आपको 10 दिन में हम आपको 50-50 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि हम कल से ही आपको वीडियो दे रहे हैं। तो आप लोग अगर नहीं देख रहे हो तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो हमारे चैनल से, जिसमें से हम अगर 10 दिन में अगर 50-50 क्वेश्चन ही अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 500 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा यूपी जीके से। तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस की अगर बात करें तो हम आपको 20 दिन में हम आपको 30 क्वेश्चन दे रहे हैं डेली। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 600 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा आपका, 500 क्वेश्चन यहाँ से। तो आपका कोई जीके में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे से जाकर पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या पूछा है, डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। मतलब आपसे पूछ रहा है जो डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है किस राज्य में है। ऑप्शन ए है आपका मिजोरम, ऑप्शन बी है आपका नागालैंड, ऑप्शन सी है आपका असम, ऑप्शन डी है आपका सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, जो डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पर पाया जाता है। तो आपको बता दें हम मिजोरम में पाया जाता है। कहाँ पर, मिजोरम में। आपसे पूछे डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है, तो आपको बता दें यहाँ कोबरा पाया जाता है। कोबरा, चीता और बिल्ली क्या पाया जाता है, कोबरा पाया जाता है, चीता पाया जाता है और बिल्ली। तो किसके किसके लिए आपका डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है कोबरा, चीता और बिल्ली के लिए फेमस हो जाता है आपका डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य। किस राज्य में है, तो आपको बता दें मिजोरम में है। कहाँ पर है, मिजोरम में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है आपका बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाता है, तो आपका जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए फेमस है, तो हाथी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, तो हाथी के लिए आपका ये पार्क आपका प्रसिद्ध हो जाता है। किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में। कहाँ पर है, तो आपके कर्नाटक राज्य में आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। किसके लिए फेमस है, तो आपको बता दें एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो एशियाई हाथी के लिए आपका प्रसिद्ध हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपका शेरों के लिए, ऑप्शन बी है आपका गायों के लिए, ऑप्शन सी है आपका हाथियों के लिए, ऑप्शन डी है आपका बाघों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए फेमस है, तो आपको बता दें बाघों के लिए। किसके लिए फेमस है, बाघों के लिए। आपसे पूछे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आपको बता दें एमपी में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में आपका हो जाता है। आपसे प्रश्न पूछे जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो आपको बता दें 940 वर्ग किलोमीटर में। कितना, 940 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला है। कौन सा पार्क, तो आपको बता दें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका फैला है 940 वर्ग किलोमीटर में। किस राज्य में है, तो आपको बता दें एमपी में। और किसके लिए फेमस है, तो आपको बता दें बाघों के लिए फेमस हो जाता है आपका ये। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है आपका अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है आपका ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है। क्या प्रश्न पूछा है, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है। ऑप्शन ए है आपका नागालैंड, केरल, ऑप्शन बी है आपका कर्नाटक व असम, ऑप्शन सी है आपका आंध्र प्रदेश व उड़ीसा,
ऑप्शन डी है आपका पंजाब व हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका नागालैंड और केरल है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो नागालैंड है और केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि वाला कौन सा राज्य हो जाता है? तो एक तो हो जाता है आपका नागालैंड और दूसरा हो जाता है आपका केरल। वहीं पर बात करें कि नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो हम बता दें कितनी थी, 0.5% थी। कितनी थी? 0.5% थी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए। क्या लिखा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सूची 1 में क्या दिया है? इसमें दिया है आपका जनसंख्या, मतलब किस राज्य में कितनी जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पे दिया है कितना है। ऑप्शन ए दिया है आपका बिहार। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिहार की बात करें तो बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपको बता दें बिहार की जनसंख्या हो जाती है 1106। वहीं पर बात करें केरल की जनसंख्या घनत्व कितनी हो जाती है? तो केरल की जनसंख्या घनत्व हो जाता है आपका 860। कितना हो जाता है? 860। वहीं पर बात करें उत्तर प्रदेश का कितना हो जाता है? तो उत्तर प्रदेश का 829। कितना? 829 हो जाता है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कितना हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। कौन सा? तो पहला। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा आपका दूसरा, ऑप्शन बी का हो जाएगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन बी का हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन सी का हो जाएगा चौथा। अगर डी का देखें तो डी का हो जाएगा आपका पहला। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा हो जाता है? क्या प्रश्न पूछा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा हो जाता है, मतलब आपसे पूछा है सबसे अधिक नगर किस राज्य में है। ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका गुजरात, ऑप्शन सी है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है आपका पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो जो आपका सबसे अधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला हो जाता है कौन सा हो जाता है? तो आपको बता दें महाराष्ट्र हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या दिया है? 2011 के जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? क्या पूछा है कि किस राज्य में आपका साक्षरता दर सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है आपका मिजोरम, ऑप्शन बी है आपका गोवा, ऑप्शन सी है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आपका केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। केरल की बात करें तो केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो आपको बता दें 93.91। कितना? 93.91 आपका केरल की आपका साक्षरता दर हो जाती है। किसके अनुसार? तो जनगणना 2011 के अनुसार हो जाती है। कितना है? तो आपको याद रखना 93.91%। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? निम्नलिखित में वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है, मतलब आपसे क्या पूछा है वह कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश है जहां पर आपका जनजाति नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी दिया है आपका हरियाणा, ऑप्शन सी दिया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिया आपका कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो जो आपका हरियाणा है यहाँ पे कोई नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? जो जनजाति अभिज्ञात जनजाति आपका नहीं पाई जाती है। अगर बात करें भारत की, भारत आपके पंजाब हरियाणा में तथा चंडीगढ़ और आपका पांडिचेरी क्षेत्र में जनजाति समूह नहीं पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती है? तो आपका पंजाब हो गया, उसके बाद हरियाणा हो गया आपका, उसके बाद हो गया चंडीगढ़ के बाद आपका दिल्ली हो जाता है, पांडिचेरी हो जाता है। तो यहाँ आपका जनजाति समूह नहीं पाई जाती है। किस जगह? तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो आपका हो गया पंजाब, उसके बाद हरियाणा हो गया, उसके बाद चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद पांडिचेरी और दिल्ली। यहाँ पे आपका अभिज्ञात जनजाति नहीं पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से लेकर 99,999 तक की जनसंख्या वाली शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं?
तो श्रेणी 4 शहर, ऑप्शन बी दिया है श्रेणी 1 शहर में आता है, ऑप्शन सी दिया है आपका श्रेणी 3 शहर में, ऑप्शन डी दिया है आपका श्रेणी 2 शहर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो जो आपका भारत की जनगणना के अनुसार अगर जनसंख्या 50,000 से लेकर 99,999 तक है तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं श्रेणी द्वितीय शहर। कौन सा बोलते हैं? श्रेणी द्वितीय शहर के नाम से बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? मतलब आपका पहले स्थान पर तो आपका केरल हो जाता है और दूसरे स्थान पर आपसे पूछ रहा है तो दूसरा स्थान कौन सा हो जाता है? तो देख लेते हैं ऑप्शन ए दिया आपका मिजोरम, ऑप्शन बी दिया आपका त्रिपुरा, ऑप्शन सी दिया आपका गोवा, ऑप्शन डी दिया आपका मेघालय। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो जो आपका जनगणना 2011 के अनुसार हुआ है केरल के बाद आपका दूसरा स्थान कौन सा है साक्षरता की दृष्टि से? तो आपका हो जाता है मिजोरम। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में आपका कितना था? तो आपको बता दें 91.58% थी आपका साक्षरता दर। वहीं पर बात करें केरल की कितनी थी? तो केरल की आपका था आपका 93.91%। कितना था आपका केरल की साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार? तो आपको याद रखना है 93.91%। अगर बात करें मिजोरम की तो मिजोरम आपका साक्षरता की दृष्टि से आपका दूसरे स्थान पर आता है। कितना है? तो आपको याद रखना है 91.51% है। कितना है? 91.58% है। कितना है? 91.58% हो जाता है आपका, जो कि आपका साक्षरता की दृष्टि से आपका दूसरे स्थान पर आ जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? क्या पूछा है कि आपका अयोध्या जो है किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए आपका फल्गु, ऑप्शन बी आपका गंगा, ऑप्शन सी आपका सरयू, ऑप्शन डी आपका यमुना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका अयोध्या है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बता दें सरयू नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बता दें सरयू। सरयू का अन्य नाम अगर पूछे तो आपको याद रखना है शारदा हो जाएगा। उसके बाद सरयू नदी को एक नाम और देते हैं सरजू। कौन सा देते हैं? सरजू। आपका घाघरा हो गया, ये आपका पुराना नाम है या दूसरा नाम है, क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछे अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको बता दें क्या नाम था अयोध्या का पुराना नाम? तो आपको याद रखना है फैजाबाद। क्या था अयोध्या का पुराना नाम? तो आपको याद रखना है फैजाबाद था। और वहीं पर बात करें कि कौशल देश की बात करें तो कौशल देश किस जगह को बोलते हैं? तो आपको याद रखना है अयोध्या को। किसको बोलते हैं? तो आपका जो अयोध्या है उसको क्या बोलते हैं? तो कौशल देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौशल देश बोलते हैं। पूछे कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको याद रखना है सरयू नदी। सरयू नदी का दूसरा नाम अगर पूछे तो आपको याद रखना है शारदा, सरजू, घाघरा हो जाता है। अगर पूछे कि अयोध्या का पुराना नाम क्या था? तो आपको याद रखना है फैजाबाद। कौन था? तो फैजाबाद। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? तो अगला प्रश्न हो जाता है आपका भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग को विषुवत रेखा से कितनी दूरी है? क्या पूछा है प्रश्न? जो भारत का दक्षिणी ध्रुव है आपका भाग की विषुवत रेखा से कितना दूरी पर है? ऑप्शन है आपका 776 किलोमीटर, ऑप्शन बी है आपका 867 किलोमीटर, ऑप्शन सी है आपका 876, ऑप्शन डी आपका 916 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है कौन सा है? तो 876 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जो आपका भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग का विषुवत रेखा है कितनी दूर है? तो आपको याद रखना है 876 किलोमीटर हो जाता है आपका। वहीं पर पूछे कि आपका जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है? तो आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा आपका। कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है का निकोबार द्वीप समूह पे है। कहाँ पर है जो इंदिरा पॉइंट है आपका? कहाँ पर पड़ता है? तो का निकोबार द्वीप समूह पे है। कहाँ पर है? निकोबार द्वीप समूह पे है।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले हम बता दें कि जो आपका कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन राज्यों से गुजरती है। तो एक तो हो गया आपका गुजरात हो गया, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, झारखंड, कौन सा, झारखंड हो गया, उसके बाद हो गया आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कौन कौन से राज्य हो जाते हैं आपका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कौन कौन से राज्य हो जाते हैं, कितने राज्य हो जाते हैं, तो आपको याद रखना 8 राज्य। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है कि कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा झारखंड। कौन सा हो जाएगा, तो झारखंड में ऑप्शन में इसमें दिया है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, तो इसमें आपका कहीं भी नाम नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, जो आपका कर्क रेखा निकलती है इसमें हिमाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर का कहीं भी नाम नहीं लिया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो झारखंड से आपका कर्क रेखा होकर गुजरती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश किसके साथ है। क्या पूछा है प्रश्न, जो आपका भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगाती है। ऑप्शन ए है आपका नेपाल, ऑप्शन बी है आपका पाकिस्तान, ऑप्शन सी आपका चीन, ऑप्शन डी आपका बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगाता है, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश। वहीं पर बात करें कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 15,106, कितना है, 15,106.7 किलोमीटर है आपका भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो कोच्चि का जुड़वा नगर। क्या पूछा है, कोच्चि का जुड़वा नगर किसको बोलते हैं, एर्नाकुलम को, ऑप्शन बी दिया आपका अलवाय को, ऑप्शन सी दिया आपका अलेम्पी को, ऑप्शन डी दिया आपका कोट्टायम को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो जो आपका कोच्चि है, कहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोच्चि का जुड़वा नगर किसको बोलते हैं, तो आपका एर्नाकुलम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एर्नाकुलम को। बात करें कि कोच्चि को क्या बोलते हैं, तो आपको बता दें कोचीन भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो जो आपका कोच्चि है ये वाला, तो इसको हम कोचीन भी बोलते हैं। कहाँ पर है, किसको जुड़वा नगर बोलते हैं, कोच्चि का जुड़वा नगर किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है एर्नाकुलम को। किसको बोलते हैं, एर्नाकुलम को। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। क्या प्रश्न पूछा है, कौन सा क्षेत्र है आपका जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। ऑप्शन ए है आपका असम, ऑप्शन बी है आपका नागालैंड, ऑप्शन सी आपका भूटान, ऑप्शन डी आपका मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका मणिपुर है आपका अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगाती है। अगर मणिपुर की राजधानी अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा, तो मणिपुर की राजधानी आपका हो जाएगा इम्फाल। कौन सा हो जाएगा, इम्फाल हो जाएगा आपका। अगर पूछे कि मणिपुर की आपका पड़ोसी देश कौन कौन से हो जाते हैं, तो आपका जो मणिपुर में है, मणिपुर में अगर उत्तर की बात करें, उत्तर में कौन सा पड़ोसी देश है, तो आपको याद रखना है नागालैंड। कौन सा हो जाता है आपका उत्तर में, आपका मणिपुर की कौन सा प्रदेश हो जाता है, तो नागालैंड हो जाता है। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आपका हो जाता है आपका कौन सा पड़ोसी देश, तो आपको याद रखना है मिजोरम। कौन सा हो जाता है, मिजोरम हो जाता है आपका दक्षिण में। उसके बाद हम देखते हैं पूरब की बात करें तो पूरब में आपका म्यांमार हो जाता है। कौन सा हो जाता है, म्यांमार। उसके बाद हम देखते हैं पश्चिम में कौन सा हो जाता है आपका पड़ोसी देश, तो आपको याद रखना है असम। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न हम बताए हैं इसका उत्तर। तो हम सबसे पहले हम बताएं कि पड़ोसी देश इसमें हम बताएं उत्तर में कौन सा है, तो नागालैंड है। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आपका मिजोरम पड़ता है। अगर बात करें पूरब में कौन सा आपका पड़ोसी देश है, तो आपको याद रखना है म्यांमार। और पश्चिम में अगर बात करें तो पश्चिम में आपका असम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है,
डूरंड लाइन, क्या लिखा है? डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन ए है आपका भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है आपका भारत और चीन, ऑप्शन डी है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको। तो जो आपका पाकिस्तान है और अफगानिस्तान क्या बोलते हैं, तो जो आपका डूरंड लाइन है किन किन देशों के बीच लगता है, तो आपको बता दें पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वहीं पर बात करें कि मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा की बात करें तो आपका कौन कौन से देश से लगता है, तो आपको बता दें भारत और चीन से क्या लगता है आपका। तो यहाँ पर कौन सी रेखा लगती है, तो मैकमोहन रेखा। कौन सा? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा लगता है, तो आपको याद रखना है भारत और चीन के बीच। अगर पूछे डूरंड लाइन, डूरंड लाइन आपका कौन कौन से देश के बीच आपका सीमा लगाता है, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कितने देश हो जाते हैं, तो आपका हो जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आपका कौन सा रेखा लगता है, तो आपको याद रखना है डूरंड लाइन। अगर बात करें भारत और चीन, तो भारत और चीन में कौन सा रेखा बनाती है, तो मैकमोहन रेखा बनाती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। मतलब आपसे प्रश्न क्या पूछा है, जो आपका उत्तर प्रदेश है कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन दिया है 6, 7, 8, 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने राज्यों के साथ सीमा लगता है आपका। तो आपको बता दें 9 राज्यों, कुल कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है, तो 9 राज्य। 9 राज्य कौन कौन से हो जाते हैं, तो आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हो जाता है आपका हरियाणा हो जाता है, राजस्थान हो जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो जाता है आपका, झारखंड हो जाता है, बिहार हो जाता है, उसके बाद उत्तराखंड। तो कौन कौन से राज्य हो जाते हैं, तो आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। तो कुल कितने हो जाते हैं, तो कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों के साथ लगाती है, तो आपको याद रखना है 9 राज्य। वहीं पर बात करें केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आपका केवल एक लगाता है। कितने, तो आपको याद रखना है जो दिल्ली है आपका, वहीं पर आपका एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लगाता है। तो आपको अगर पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा से कितने लगाते हैं, तो आपको याद रखना है केवल एक। कौन सा, तो आपको याद रखना है दिल्ली। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार, क्या लिखा है, गल्फ ऑफ मन्नार पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है, क्या लिखा है, हिंदुस्तान किसके बीच है। ऑप्शन ए है आपका मालदीव, ऑप्शन बी है आपका बांग्लादेश, ऑप्शन सी आपका श्रीलंका, ऑप्शन डी आपका म्यांमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो गल्फ ऑफ मन्नार है आपका कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है श्रीलंका में। कहाँ पर है, श्रीलंका में। आपसे पूछे कि जो आपका पाक जलमरुमध्य भारत के किस राज्य में है, तो आपको बता दे तमिलनाडु और कौन सा, श्रीलंका के बीच है। कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका श्रीलंका है और तमिलनाडु है आपका किसके बीच है, तो आपको याद रखना है पाक जलमरुमध्य के बीच है स्थित है आपका। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, बद्रीनाथ, क्या लिखा है, बद्रीनाथ अवस्थित है। मतलब आपसे क्या पूछा है कि जो आपका बद्रीनाथ मंदिर है किस राज्य में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है आपका, कुमायूं हिमालय से, ऑप्शन बी दिया आपका मध्य हिमालय में, ऑप्शन सी दिया आपका हिमाद्री हिमालय से, ऑप्शन डी दिया आपका ट्रांस हिमालय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बद्रीनाथ मंदिर है कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, तो आपके उत्तराखंड में है। किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है जो बद्रीनाथ मंदिर है आपका अलकनंदा, कौन सा नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है अलकनंदा नदी पर आपका हो जाता है आपका बद्रीनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कहाँ से निकलती है जो बद्रीनाथ मंदिर है, तो आपका जो कुमायूं हिमालय है वहीं से निकलता है। आपसे पूछे कि बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड से। कहाँ से, उत्तराखंड से। वहीं पर बात करें जो आपका बद्रीनाथ मंदिर है किस देवता के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बता दे हिंदू देवता के विष्णु के लिए, किसके, भगवान विष्णु के लिए समर्पित हो जाता है आपका कौन सा मंदिर, तो आपको याद रखना है बद्रीनाथ मंदिर। कौन सा, तो जो बद्रीनाथ मंदिर है आपके हिंदू देवता के भगवान विष्णु समर्पित हो जाता है। किसके लिए फेमस हो जाता है, तो आपको याद रखना है भगवान विष्णु से समर्पित
है आपका बद्रीनाथ मंदिर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका विंध्याचल, ऑप्शन बी है आपका सतपुड़ा, ऑप्शन सी आपका अरावली, ऑप्शन डी है आपका नीलगिरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो जो आपका अरावली है आपका यहाँ पर कौन सा पाया जाता है पर्वत, तो जो आपका भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है अरावली में। आपसे पूछे कि अरावली कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है राजस्थान कहाँ पर, तो आपको याद रखना है अरावली भारत के पश्चिमी भाग में है आपका, जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है, राजस्थान में। वहीं पर बात करें कि जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है, पर्वत चोटी, तो आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा, तो गुरु शिखर। कौन सा हो जाएगा, अरावली की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है गुरु शिखर। कौन सा हो जाएगा, तो गुरु शिखर हो जाएगा आपका। अगर पूछे कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 1727 मीटर। कितना है गुरु शिखर की ऊंचाई, तो आपको याद रखना है 1727। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन है, तो आपको याद रखना है अरावली। अरावली की अगर आपसे पूछे कि अरावली की सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी शिखर पूछे तो कौन बताना है, गुरु शिखर। अगर गुरु शिखर की अगर बात करें तो गुरु शिखर की अगर ऊंचाई पूछे तो आपको याद रखना है 1727। कितना हो जाता है आपका, 1727 मीटर हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। क्या पूछा है, जो आपका माउंट एवरेस्ट है आपका कितनी ऊंची है, तो आपको बता दें हम 8800 कितना है 8848 मीटर है आपका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। तो ऑप्शन ए दिया है आपका 8200 मीटर, ऑप्शन बी दिया आपका 8848 मीटर, ऑप्शन सी दिया आपका 8500 मीटर, ऑप्शन डी दिया आपका 9000 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 8848। कितना है 8848 मीटर आपका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। ऑप्शन ए है आपका केरल व तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आपका कर्नाटक व तमिलनाडु, ऑप्शन सी आपका आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, ऑप्शन डी आपका कर्नाटक व केरल। तो कौन कौन से घाट से आपका जोड़ता है आपका पाल घाट दर्रा, तो आपको याद रखना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका केरल है और तमिलनाडु। कौन सा है, तो आपको याद रखना है जो पाल घाट दर्रा है किन किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो आपको याद रखना है केरल हो गया और तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा, केरल व तमिलनाडु। तो आपसे पूछे कि पाल घाट दर्रा दक्षिण भारत के किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है केरल में है। कहाँ पर है, तो जो आपका पाल घाट दर्रा हो जाता है दक्षिण भारत के किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में है, केरल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है कि अगला प्रश्न हो जाता है आपका गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपका पद्मा, ऑप्शन बी है आपका जमुना, ऑप्शन सी आपका मेघना, ऑप्शन डी आपका सांगपो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है पद्मा। क्या बोलते हैं, पद्मा। आपसे पूछे कि गंगा नदी का प्रवेश किस राज्य से होता है, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश से। किस राज्य से होता है, तो बांग्लादेश से। अगर पूछे कि गंगा नदी बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में आपको पद्मा के नाम से बोलते हैं। क्या, किसको नाम से, तो आपको याद रखना है पद्मा के नाम से बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका इंदौर। इंदौर के समीप स्थित जनापाव, क्या लिखा है, जनापाव पहाड़ी स्रोत है किस नदी पर स्थित है, आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपका तापी नदी, ऑप्शन बी आपका चंबल नदी, ऑप्शन सी आपका माही नदी, ऑप्शन डी आपका महानदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा नदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका क्या लिखा है जनापाव पहाड़ी है कहाँ पर है, किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है चंबल नदी पर। किस जगह पर है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के इंदौर में है। कहाँ पर है, इंदौर में। आपसे पूछे कि चंबल नदी,
चंबल नदी किसका सहायक है, किस नदी का सहायक है, तो आपको याद रखना है यमुना का सहायक नदी कौन है, तो आपको याद रखना है चंबल नदी। कौन सा है, चंबल नदी। आपसे पूछे कि चंबल चंबल का अगर प्राचीन नाम पूछे तो आपको क्या बताना है, चमरवाती। कौन सा हो जाएगा, तो चरमवाती। क्या हो जाएगा, चरमवाती आपका चंबल नदी का प्राचीन नाम हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तो चरमवाती आपका हो जाता है चंबल नदी का पुराना नाम। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, कावेरी नदी। क्या लिखा है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। ऑप्शन भी है आपका केरल तथा कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका केरल तथा तमिलनाडु। ऑप्शन डी है आपका कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक और कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वहीं पर बात करें आपका कावेरी नदी। क्या पूछे कि कावेरी नदी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं, तो आपको बता दें गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो जो आपका कावेरी नदी है दक्षिण भारत में आपका क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है गंगा नदी बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी संबंध में सभी सही है। मतलब आपसे क्या पूछा है, कौन सा सही है। ऑप्शन है दिया आपका यह अमरकंटक के निकट स्थित है। ऑप्शन भी है इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ऑप्शन सी दिया आपका मार्बल रॉक्स के समूह के बीच बहती है। ऑप्शन डी है आपका इसी नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो जो आपका नर्मदा नदी है इसका क्या बोलते हैं, तो जो आपका नर्मदा नदी है आपका कौन सा मंदिर हो जाता है, तो जो आपका इसके किनारे कौन सा मंदिर है, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी के किनारे आपका एक प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर हो जाता है। कौन सा मंदिर, तो जो आपका नर्मदा नदी है आपका कौन सा मंदिर हो जाता है, तो आपको याद रखना है महाकालेश्वर का मंदिर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपको क्या पूछा है, भारत में बरलंगू क्या लिखा है, बरलंगू जंगपो नदी किस नाम से जाना जाता है। क्या लिखा है, जो आपका बरलंगू जंगपो नदी है किस नाम से जाना जाता है, किस नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपका गंगा, ऑप्शन बी आपका सिंधु, ऑप्शन डी आपका महानदी, ऑप्शन सी आपका ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका बरलंगू जंगपो है किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र। कौन सा नदी हो जाएगा, तो ब्रह्मपुत्र। आपसे पूछे कि किस राज्य में है आपका ब्रह्मपुत्र, तो आपको याद रखना है तिब्बत में है। कहाँ पर है, तो तिब्बत में आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। आपसे पूछे कि किस किस देश में बहती है, तो आपको याद रखना है एक तो आपका भारत और दूसरा कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश में। कहाँ कहाँ बहती है, तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका भारत और बांग्लादेश में आपका ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। वहीं पर बात करें ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आपको याद रखना है हिमालय से। कहाँ से, हिमालय से। अगर पूछे कि ब्रह्मपुत्र किस झील से उद्गम हुआ है, तो आपको याद रखना है मानसरोवर। किस झील से, तो आपको याद रखना है मानसरोवर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी आपका उद्गम हुआ है। कौन सा नदी, तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र। आपसे प्रश्न पूछे कि जो ब्रह्मपुत्र है आपका कहाँ से उसका उद्गम हुआ है, तो आपको याद रखना है हिमालय से। पूछे किस झील से, तो आपको याद रखना है मानसरोवर से। आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी है आपका जो किस देश में आपका बहती है, तो आपको याद रखना है भारत और बांग्लादेश में। आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत में। उसके बाद हम चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में आपका क्या हो जाता है, दूध गंगा। क्या पूछा है प्रश्न, दूध गंगा नदी किस राज्य को अवस्थित है। क्या प्रश्न पूछा है, जो दूध गंगा आपका नदी है किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है आपका जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन भी है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आपका उत्तराखंड, ऑप्शन डी है आपका पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका दूध गंगा है किस राज्य में है, तो आपको बता दें किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू एवं कश्मीर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है कौन सा हो जाएगा, जो आपका दूध गंगा है किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है दूध गंगा आपका चिनाब नदी की सहायक नदी है। कौन सा नदी की, तो आपको याद रखना है चिनाब नदी। कौन सा नदी, तो जो आपका चिनाब नदी है किसका सहायक है, तो आपको याद रखना है दूध गंगा का सहायक नदी है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात करें हम यूपी जीके की हम कहाँ से तैयारी करें, तो हम बता दें आपको कि जो आपका यूपी जीके है, हम आपको 10 दिन में आपका 50-50 क्वेश्चन देने वाले हैं। कितना क्वेश्चन? तो 10 दिन में हम आपको अंतिम परीक्षा के समय में हम 10 दिन में आपको 50-50 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, जिसमें से अगर डेली आप लोग अगर हमारे चैनल से अगर पढ़ोगे ये वाला जो 10 वीडियो हम देंगे, तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा आपका? 500 क्वेश्चन। कितना हो जाएगा? तो आपको यूपी जीके से कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो आपका 500 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, तो आपको जो एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब बात करें जीके जीएस की, जीके जीएस का आपको तो हम पढ़ा ही रहे हैं डेली 30 क्वेश्चन। अगर यूपी जीके अगर पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल पे आपको 10 वीडियो मिलेगी, जिसमें से हम आपको 50-50 क्वेश्चन देंगे डेली। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो अभी हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, कैसा हम पढ़ाते हैं आपको। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो आप लोग एक कमेंट कर देना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, जानकारी हम कैसे देते हैं, सही देते हैं या नहीं देते हैं। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।